Birth of Weimar Republic. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies England, France and Russia. जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर था 20th सेंचुरी की शुरुआत में। शक्तिशाली एक एम्पायर था, साम्राज्य था। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, जो जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसके साथ था ऑस्ट्रियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर और ऑस्ट्रियन एम्पायर के अगेंस्ट में जो थे एलाइज, उसमें जो कंट्रीज थे वो थे इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। तो यूके, फ्रांस और रशिया साथ में थे और ऑस्ट्रियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर साथ में था। तो इन सब कंट्रीज के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस मैप में बहुत सारे एम्पायर्स है, जैसे कि रशियन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर है, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है और जर्मनी एम्पायर है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर जो है, ये साथ में पार्टिसिपेट किए थे, मतलब साथ में लड़ रहे थे, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे थे। और जो रशिया है और जो फ्रांस है और जो ब्रिटेन है, वो साथ में थे। All joined the war enthusiastically, hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। तो सबने वॉर में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत खुश होकर पार्टिसिपेट किया और ऐसा सोच के पार्टिसिपेट किया कि उनकी जीत हो जाएगी, उनको विक्ट्री मिल जाएगी। पर उनको ये जल्दी रियलाइज हो गया कि ये वॉर जो है खींचता ही चले जा रहा है और इसका जो एंड रिजल्ट ये होगा कि यूरोप जो है, ये इससे पूरी रिसोर्सेज जो है उसकी ख़त्म होने लगेंगी अगर ये वॉर जो है ऐसे ही चलते रहा तो। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में तो जो जर्मन एम्पायर था, उसने फ्रांस जो था, मतलब जो उसका अपोनेंट था फ्रांस, उसी पे उसने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साथ उसने बेल्जियम पे भी कब्जा कर लिया था। तो जर्मनी के पास में फ्रांस आ गया था और बेल्जियम आ गया था। However, the Allies strengthened by US entry in 1917 war won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918। जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम पे तो कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जो अलाइज थे, मतलब कि फ्रांस, यूके और जो रशिया था, वो अलाइज थे। तो इनका साथ निभाने के लिए यूएस भी आ गया और इनको और इससे ज़्यादा मजबूती मिली, ताकत मिली। तो यूएस की एंट्री हुई थी 1917 में। तो इसके बाद में ये अलाइज कंट्रीज फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस जीत गए, जिसमें कि जर्मनी की डिफीट हुई, हार हुई और जो सेंट्रल पावर्स है और जो जर्मनी है उनकी हार हो गई नवंबर 18 में। तो 1914 से शुरू हुआ था और 1917 में यूएस की एंट्री के बाद में 1918 में वॉर जो है एंड हो गया, वर्ल्ड वॉर वन, जिसमें कि जर्मनी को हार मिली। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the Emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। था, जर्मन एम्पायर था, उसका डिफीट हो गया, उसकी हार हो गई वर्ल्ड वॉर वन में। और जो एम्पीरियर था, उसने अपने पद को जो है वो त्याग दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी मिल गई पार्लियामेंट्री पार्टीज को, जो दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टीज थी, जो कि मोस्टली लेफ्ट विंग को बिलोंग बिलोंग करती थी, मतलब जो कि अपोजिशन में थी जर्मन एम्पायर के, वो पार्टी उसको मौका मिला। तो उन्होंने इसमें मतलब इस जर्मन पॉलिटी जो है, मतलब जर्मन का जो प्रशासन है, उसमें रिफॉर्म्स किए और इसको फिर से पुनः स्थापित किया। A national assembly met at Weimar and established a democratic constitution with a federal। वाइमार जो है एक एरिया है, एक सिटी है जर्मनी में। तो नेशनल असेंबली सेटअप की गई, जिसमें कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको स्टैब्लिश किया गया वाइमार में। तो ये वाइमार रिपब्लिक इसी नाम से पड़ा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो वाइमार में स्टैब्लिश की गई थी, इसलिए इसको वाइमार रिपब्लिक कहा जाता था। और जिसमें कि फेडरल स्ट्रक्चर जो था वो इशू किया गया था। फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और एक स्टेट लेवल या फिर रीजनल लेवल अथॉरिटी होती है। तो दोनों इंडिपेंडेंट होती है, अपने अपने एरिया में काम करती है, लेकिन जो स्टेट अथॉरिटीज़ होती है
वो अपने एरिया में तो काम करती है, लेकिन जो नेशनल वो कनेक्टेड होती है नेशनल अथॉरिटीज से। तो एक कंट्रीज में दो अथॉरिटीज हो जाती हैं, जिससे कि जो रूल करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो फेडरल स्ट्रक्चर वाइमर रिपब्लिक में इनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप किया गया था, जिसमें कि एक नेशनल अथॉरिटी होगी और एक स्टेट लेवल अथॉरिटी होगी। जैसे कि इंडिया में है, एक नेशनल अथॉरिटी होती है और एक स्टेट लेवल अथॉरिटीज होती है अलग अलग स्टेट्स की, जो कि अपने एरिया में पावर को अच्छे से यूज़ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal votes cast by all adults, including women. डिप्यूटीज जो थे वो इलेक्ट किए गए। डिप्यूटीज मतलब होता है जो सेकंड हेड्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, लीड करते हैं, उनको डिप्यूटीज कहा जाता है। तो डिप्यूटीज जो है इलेक्ट किए गए जर्मन जर्मन पार्लियामेंट में, जिसको कि राइक्सटाग कहते हैं जर्मन में। और ये इलेक्ट किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल वोट्स, मतलब कि सभी लोग वोट करेंगे और मतलब एक फेयर इलेक्शन होगा और इलेक्टेड डिप्यूटीज जो थे वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, अपनी फर्ज निभाएंगे। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. तो ये जो वाइमर रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और लीडर्स भी इलेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी चुन के आ जाएंगे, उठ के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है और वो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। ये उनके खुद के लोगों को इसलिए पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें जर्मनी को उनकी डिफीट जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में, उसमें जो जितने भी शर्तें थी वो सब नियम उनको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ रहा था और उनको मतलब क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वर्ल्ड वॉर 1 की उनके ऊपर पूरी जो कि सौंप दी गई थी वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। वाइमार रिपब्लिक में ये मैंशनड था, इसलिए एक जर्मनी के खुद के लोग इससे इतने ज़्यादा खुश नहीं थे वाइमार रिपब्लिक से। The peace treaty at the Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. तो एक पीस ट्रीटी जो है वर्साइलीज में साइन की गई थी आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें जो अलाइज थे उनने बहुत सारे हार्श और ह्यूमिलिएटिंग इल्ज़ाम जो थे वो जर्मनी के ऊपर लगाए थे कि जितनी भी जो हुई त्रासदी हुई, जितना भी नुकसान हुआ, वो सब जर्मनी की वजह से ही हुआ था। तो ये पीस ट्रीटी जो थी वर्साइलिस में जो बनाई गई थी, ये जर्मन लोगों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी। जर्मनी लॉस्ट its overseas colonies, a tenth of its population, 13% of its territories, 75% of its iron, and 26% of its coal to France, Poland, Denmark, and Lithuania. तो जो जर्मनी था उसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में उसकी जो ओवरसीज कॉलोनीज है, जिसमें मतलब जिन कंट्रीज पे उसने कब्जा कर लिया था वो उससे ले ली गई। फिर उनकी 10th पॉपुलेशन, जर्मन 10th पॉपुलेशन वो ख़त्म हो गई और 13% उनकी टेरिटरीज जो है उनसे छीन गई। टेरिटरीज मतलब जो उन्हीं के कंट्री, जर्मन कंट्री का ही एरिया था, लेकिन उनसे छीन गया क्यों, 13% एरिया उनसे ले लिया गया। जर्मनी ने ऑक्यूपाई करके रखा था फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया, जहाँ पे तो जब ये उनसे छीन गई मतलब इनको सरेंडर करना पड़ा जर्मनी को, तो उनसे जो 75% इनमें से जो रिसोर्सेज वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जैसे कि आयरन है, कोल है, ये भी उनसे छिन गया। The Allied powers demilitarized Germany to weaken its power. तो जो अलाइड पावर्स थे मतलब रशिया, फ्रांस और यूके और बाद में यूएस भी, इन्होंने डीमिलिटराइज्ड कर दिया जर्मनी को। मतलब जर्मनी की जो जर्मन जो है वो आर्मी नहीं रख सकते थे, हैवी टैंक्स, मतलब गन्स वगैरह, आर्म्ड फोर्सेस नहीं रख सकते थे जर्मन लोग। तो ये इसलिए क्यों किया गया, क्योंकि उनको वीक करना चाहते थे जर्मन एम- जर्मनी को वीक करना चाहते थे, इसलिए डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया अलाइज पावर्स के द्वारा। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage the Allied countries suffered. तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस था उसमें एक वॉर गिल्ट क्लॉज था, मतलब एक सेक्शन था जहाँ पे गिल्टी ठहराया जा रहा था। तो वो
पूरा गिल्ट जो है जर्मनी के ऊपर डाला गया था, क्योंकि और उसमें ये कहा गया था कि जो वॉर हुआ, जो डैमेज हुआ अलाइड कंट्रीज को, ये सिर्फ और सिर्फ जर्मनी के वजह से हुआ। तो जर्मनी को एक प्रकार से दोषी ठहराया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। Germany was forced to pay compensation amounting to 6 billion pound। जर्मनी को जो है कॉम्पनसेशन मतलब कि मुआवजा, मतलब अगर आपने हमारा डैमेज किया है तो आप ही उसकी भरपाई करो। तो 6 बिलियन पाउंड जो है वो जर्मनी को कॉम्पनसेशन के रूप में, मुआवजे के रूप में, भरपाई के रूप में इस ट्रीटी के अनुसार भी देना था। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland फॉर मच ऑफ द 1920s। तो जो अलाइड आर्मीज थे, जो कि अलाइड कंट्रीज को बिलोंग करते थे, फ्रांस, रशिया और यूके और यूएस, तो इन्होंने राइनलैंड राइनलैंड जो है कि हिस्टोरिकल टाइप का प्लेस है, जर्मनी में ही है। तो ये रिसोर्सेज बहुत सारी है राइनलैंड में, तो उसको बहुत समय तक के ऑक्यूपाई करके रखा अलाइड आर्मीज ने। टिल 1920 तक के ऑक्यूपाई करके रखे थे। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो बहुत सारे जर्मन्स जो थे वो वाइमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते थे वर्ल्ड वॉर 1 की जो डिफीट हुई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। और जो वर्साइलिस ट्रीटी जो है उसमें जो भी ह्यूमिलिएशन उनको सहना पड़ा, इतने सारे चार्जेस उनके ऊपर लगाए लगाए गए, तो ये सब जर्मन लोग वाइमार रिपब्लिक को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। जर्मनी जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बहुत समय तक के एक डेमोक्रेटिक नेशन, मतलब एक रिपब्लिक रहा था, पर ये ज़्यादा समय तक के चला नहीं, और इसके बाद में अल्टीमेटली वो डिक्टेटर आता ही है, हिटलर, और वाइमर रिपब्लिक कोलैप्स हो जाता है। तो जो ऑरेंज स्किन टाइप का पार्ट है, ऑरेंज टाइप का पार्ट है, वो लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, ये जो एरियाज थे, ये वाले, ये जर्मनी से ले लिए गए थे। और जो पर्पल वाला है, लैंड अंडर लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल, और ये है डीमिलिटरलाइज जोन। ये जो इस एरिया को डीमिलिटरलाइज्ड कर दिया गया था, राइनलैंड, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और जर्मनी में जो है। और ये जो है स्किन कलर में, ये सब उनसे ले लिए गए थे जर्मनी से, और ये हुआ था 1914 के समय में।